गांव बोरवा एक अजीबोगरीब गांव था, जहां गांव की सुबह तो बहुत खूबसूरत होती थी और गांव बहुत ही खुशहाल लगता था, लेकिन रात उतनी ही भयानक होती थी। शाम होते ही सभी लोग अपना काम छोड़कर अपने घर लौट आते थे और रात को कोई भी बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि रात को एक चुड़ैल पूरे गांव में घूमती थी और जो भी उसे बाहर मिलता उसे जान से मार देती है। श्यामू और बिट्टू जब घर पहुंचे तब उनके पिता रामलाल बकरियों को घास खिला रहे थे और उनकी बहन मुन्नी घर की सीढ़ियों में बैठी। मुन्नी अपने दोनों भाइयों को देख खुशी से चिल्लाने लगी, माँ जल्दी बाहर आओ, देखो तो कौन आया है। माँ जल्दी आओ। मुन्नी की आवाज सुन उनकी माँ घर के अंदर से बोली, इस शैतान लड़की को कोई काम नहीं है, पूरे दिन परेशान करती रहती है। जब सरला बाहर आई अपने दोनों बेटों को देख खुशी से बोली, शामू, बिट्टू कब आए तुम दोनों? अच्छा, तो मुन्नी इसलिए इतना चिल्ला रही थी। उसके दोनों बड़े भाई जो घर आ गए हैं। तुमने पिताजी को फोन कर दिया होता, वो लेने आ जाते। नहीं माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं थी, हम कार से आए थे। तभी बिट्टू बोला, माँ अब तुम हमको अंदर भी आने दोगी कि बस बाहर ही खड़ा रखोगी? हम कब से बाहर खड़े हैं। रामलाल हंसते हुए बोला, हाँ सरला, इनको अंदर लेकर जाओ, बाहर बहुत गर्मी है और वैसे भी दोनों बहुत थक गए होंगे। मुन्नी, शामू और बिट्टू को परेशान नहीं करना, थोड़ी देर आराम करने देना उनको। ठीक है पिताजी, मैं परेशान नहीं करूंगी। चलो, मैं तुम दोनों को जंगल लेके चलता हूँ, हरी हरी ताजा घास खिलाने। इतना बोलकर रामलाल अपनी बकरियों को लेकर जंगल की तरफ ले चला। तुम लोग आराम करो, मैं अभी कुछ खाने को बनाती हूँ तुम्हारे लिए। इतना बोलकर सरला रसोई में चली गई। शाम को रामलाल अपनी बकरियों को लेकर घर की ओर चल पड़ा। बकरियों को घर में घास डालकर वो खाना खाने चला गया। पूरे परिवार ने मिलकर एक साथ खाना खाया। फिर सभी अपने अपने कमरे में चले गए। अजी, आपने शामू और बिट्टू को बताया कि रात को बाहर मत निकलना। आपको पता है ना शामू कितना बड़ा जिज्ञासु है, वो कभी भी कहीं भी निकल पड़ता है। जाइए उनको समझा के आइए कि रात को बाहर नहीं जाना। ठीक है, मैं जाता हूँ और बोल के आता हूँ। इतना बोलकर रामलाल, श्यामू और बिट्टू के कमरे की तरफ जाने के लिए मुड़ा ही था कि तभी सरला ने पीछे से कहा, अजी सुनो, शामू को सच्चा मत बताना। उसको सच्चा पता चला तो वो सच्चाई की खोज में निकल पड़ेगा। और आते वक्त मुन्नी को लेकर आना। ठीक है। जब रामलाल वहां पहुंचा तब दोनों भाई मुन्नी की किसी बात पर जोर जोर से हंस रहे थे। अपने पिता को वहां देख बिट्टू बोला, क्या हुआ पिताजी, आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं बिट्टू, मैं मुन्नी को लेने आया था। चलो मुन्नी, यहाँ शामू और बिट्टू को सोने दो। नहीं पिताजी, मैं आज यहीं सोऊंगी, दोनों भाइयों के साथ। मुझे यही सोने दो ना। हाँ पिताजी, रहने दो इसे यहीं, मैं नीचे सो जाऊं। ठीक है। अच्छा सुनो शामू और बिट्टू, रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, तुम बाहर मत जाना। रात को जंगली जानवर गांव में आ जाते हैं, ठीक है ना? अब मैं चलता हूँ, समय पर सो जाना तीनों। ठीक है पिताजी, हम बाहर नहीं जाएंगे। रामलाल जब अपने कमरे में गया, उसने देखा सरला सो चुकी है। वह भी जाके चुपचाप सो गया। दूसरी तरफ तीनों भाई बहनों ने खूब सारी बातें की और कुछ देर बाद वे भी सो गए। आधी रात का समय था, पूरा गांव सो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा था।
रामलाल का पूरा परिवार गहरी नींद में था। शांत अंधेरी रात में अचानक कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। कुत्तों की भौंकने की आवाज धीमे धीमे श्यामू के कानों में पड़ने लगी। धीरे धीरे आवाज तेज होने लगी, जिसके कारण श्यामू की नींद खुल गई। वो उठकर बैठ गया। फिर उसे याद आया, उसके पिताजी ने कहा था, अच्छा सुनो श्यामू और बिट्टू, रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। तुम बाहर मत जाना। रात को जंगली जानवर गांव में आ जाते हैं, ठीक है ना? पक्का गांव में कोई जंगली जानवर आ गया होगा, जिसे देख कुत्ते भौंक रहे हैं। ये दोनों तो घोड़े बेच के सो रहे हैं। मैं भी सो जाता हूँ। इसके बाद श्यामू भी चुपचाप सो गया। अभी श्यामू सोया ही था कि अचानक से उसके कानों में किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। उसकी आंख खुल गई। वो सोचने लगा, अरे इतनी रात को कौन रो रहा है? कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गया है? कहीं किसी जंगली जानवर ने तो नहीं हमला कर दिया किसी पर? मुझे जाकर मदद करनी चाहिए। इतना बोलकर श्यामू उठा और बाहर की तरफ चल पड़ा। उसने अपने साथ एक लालटेन लिया और दूसरे हाथ में एक खंजर। वो घर से चुपचाप निकला और जिस तरफ से रोने की आवाज आ रही थी, वो उस तरफ चल पड़ा। श्यामू चलते चलते गांव के बीचों बीच आ चुका था, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिला और अब रोने की आवाज भी नहीं आ रही थी। उसने इधर उधर देखा, पर उसे वहां कोई नहीं मिला। यहाँ तो कोई भी नहीं है और ना ही कोई जंगली जानवर दिख रहा है। मुझे वापस घर लौट जाना चाहिए। माँ को पता चला कि मैं रात को अकेले बाहर निकल आया हूँ तो मेरी खैर नहीं। इतना बोलकर श्यामू वापस जाने के लिए पीछे मुड़ा और अभी वो 2-4 कदम आगे बढ़ा ही था कि उसे फिर से रोने की आवाज आने लगी। अरे ये आवाज तो गांव के बाहर से आ रही है। चलते चलते श्यामू गांव के बाहर आ गया। वो उस जगह पहुंचा जहां से रोने की आवाज आ रही थी। वहां का दृश्य देख वो घबरा गया। उसने देखा खुले मैदान में एक अजीब सा दिखने वाला पेड़ था और उस पेड़ के चारों तरफ चमगादड़ उड़ रहे थे और उस पेड़ पर कौवे बैठकर काऊ काऊ कर रहे थे और उसी पेड़ के नीचे सफेद साड़ी में एक औरत बैठी थी और रो रही थी। श्यामू डरते हुए उस औरत के पास गया। वह उसके पास गया और उसने उस औरत से पूछा, आप ठीक तो हो ना? आप कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? श्यामू की आवाज सुनकर उस औरत ने उसकी तरफ देखने के लिए अपनी गर्दन पीछे मोड़ी। उसे देख श्यामू जोर से चिल्लाया और नीचे गिर गया। श्यामू ने खुद को संभाला और उठ के बैठ गया। वह औरत अभी भी वही बैठी थी जो घायल अवस्था में थी और उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। श्यामू घबराया हुआ चुपचाप बैठा हुआ था। तभी वह औरत बोली, श्यामू तुम यहाँ क्यों आए हो? उस औरत के मुंह से अपना नाम सुन के श्यामू भौचक्का रह गया। श्यामू ने कांपते हुए बोला, आप कौन हो और मेरा नाम आपको कैसे पता, जबकि मैं आपको पहचानता भी नहीं हूँ? शने बेटा, अब पहचाना तुमने कि मैं कौन हूँ? उस औरत के मुंह से अपने बचपन का नाम सुन के श्यामू इतना तो समझ गया कि ये औरत कोई अजनबी नहीं बल्कि उसके जान पहचान की है, परंतु अभी भी उसे यह पता नहीं चला कि आखिर औरत है कौन। श्यामू अभी सोच ही रहा था कि तभी उसे पीछे से आवाज सुनाई दी। श्यामू, ओ श्यामू, कहाँ हो तुम? श्यामू ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने से उसके पिताजी और गांव के पंडित जी उसकी तरफ आ रहे थे। पंडित जी और उसके पिता उसके पास आकर रुक गए। पंडित जी इधर उधर देख रहे थे जैसे कि कुछ ढूंढ रहे हों और उसके पिताजी घबराए हुए थे और उनको पसीना आ रहा था। रामलाल ने श्यामू से कहा, श्यामू, तुमको मैंने मना किया था ना कि रात को चाहे कुछ भी हो जाए बाहर मत निकलना। फिर तुम बाहर क्यों निकले? पिताजी, मुझे किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। मुझे लगा कोई मुसीबत में है, इसीलिए मैं मदद करने आ गया। यहाँ ये औरत। तभी पंडित जी ने चौंकते हुए कहा, औरत? कौन औरत? और कहाँ है वो? यही तो है मेरे पीछे। इतना बोलकर श्यामू ने अपनी गर्दन पीछे मोड़ी तो वो हैरान हो गया। वो बोला, अरे अभी तो यही थी, कहाँ चली गई वो? रामलाल ने घबराते हुए पूछा, बेटा वो कैसी दिखती है? पिताजी, वो आम आदमी से थोड़ी अलग लग रही थी।
उसकी लाल आंखें, चेहरे पर कुछ घाव के निशान और सफेद साड़ी में थी वो। श्यामू की बात सुन रामलाल कांपते हुए पंडित जी को देखने लगा। पंडित ने धीरे से कहा, डरो मत रामलाल, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। उसकी शक्तियों को मैंने मंत्रों से बांध दिया है। क्या हुआ पिताजी? क्या आप उस औरत को पहचानते हैं? नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि क्या पता हम जानते हो उसे। अच्छा चलो अब वापस घर चलते हैं, तुम्हारी माँ बहुत गुस्से में है। श्यामू उठकर खड़ा हो गया और अपना लालटेन और खंजर उठाया और तीनों वापस गांव की तरफ चल पड़े। तीनों रामलाल के घर पहुंचे। श्यामू और रामलाल को पंडित जी ने उनके घर के बाहर छोड़ा और अपने घर की तरफ चल पड़े। घर पहुंचकर श्यामू अपने कमरे में गया। उसने देखा उसके भाई बहन सो रहे थे। वो भी चुपचाप लेट गया और उस औरत के बारे में सोचने लगा। आखिर उस औरत को मेरे बचपन का नाम कैसे पता? चलकर माँ से पूछता हूँ। वो उठा और अपने माँ के पास जाने लगा। वो उनके कमरे के बाहर ही था कि उसे उसके माँ की बोलने की आवाज सुनाई दी। श्यामू ने आपसे कुछ पूछा तो नहीं? उसे शक तो नहीं हुआ? हमारे बारे में कुछ पता तो नहीं लगा ना उसे? अरे अरे नहीं भाग्यवान, उसे कुछ पता नहीं चला। पर श्यामू ने बोला कि उसे घायल अवस्था में और सफेद साड़ी में कोई औरत दिखी उसी पेड़ के नीचे, लेकिन उसे कुछ पता नहीं लगा। ये माँ और पिताजी किस सच की बात कर रहे हैं? क्या ये उस औरत को जानते हैं? माँ और पिता क्या छुपा रहे हैं मुझसे? अगर हमारा सच्चा किसी को पता लग गया तो क्या होगा हमारा? मुझे बहुत डर लग रहा है। सरला, डरने की कोई बात नहीं है। हमारा सच केवल पंडित जी को पता है। उसको मुंह बंद करने के लिए मैं हर महीने पैसे देता हूँ। वो कभी अपना मुंह नहीं खोलेगा। हमको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे घबराहट हो रही है। ज्यादा मत सोचो, चलो सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। इतना बोलकर दोनों सो गए थे, लेकिन श्यामू जिसने बाहर खड़े होकर सारी बात सुन ली, वो सोच में पड़ गया कि आखिर हो क्या रहा है। माँ और पिताजी तो बताएंगे नहीं कि वो क्या छुपा रहे हैं। कल सुबह मैं पंडित जी से जाकर पूछूंगा कि आखिर बात क्या है। जिसके बाद श्यामू सोने चला गया। अगले दिन सुबह होते ही श्यामू उठा और बाहर की तरफ चल पड़ा। बाहर उसके पिताजी बकरियों को बाहर चरने के लिए खुला छोड़ के खड़े थे। श्यामू को इतनी जल्दी में देख रामलाल ने पूछा, श्यामू बेटा, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए और इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं पिताजी, बस बचपन के दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। पिताजी से झूठ बोल के वो पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। वह सीधा पंडित जी के घर जाके रुका। पंडित जी बाहर ही बैठे थे अपनी पत्नी के साथ। श्यामू को देख पंडित ने कहा, आओ बेटा, लेकिन तुम इतनी सुबह यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना? हाँ पंडित जी, सब ठीक है। मुझे आपसे अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? इतना क्या जरूरी है कि तुम इतनी सुबह सुबह आ गए? चलो ठीक है, चलो हम मेरे कमरे में चलते हैं। पंडित और श्यामू पंडित के कमरे में गए। पंडित ने श्यामू से कहा, कहो श्यामू, क्या जरूरी बात है? मुझे उस औरत के बारे में जानना है जिसे मैंने कल रात को देखा था। बताइए वो कौन थी? श्यामू के पूछने पर पंडित घबरा गया। उसने घबराते हुए कहा, काका कौन औरत? मुझे नहीं पता तुम किस औरत के बारे में बात कर रहे हो। मुझे पता है कि आप उस औरत के बारे में और उस औरत को भी जानते हो, तो कृपया मुझे उसके बारे में बताइए, क्योंकि मुझे पता है मेरा उसके साथ कोई ना कोई संबंध है। पंडित नाटक करते हुए बोला, संबंध? कैसा संबंध? मुझे नहीं पता वो, पर रात को वो औरत मुझे मेरे बचपन के नाम से बुला रही थी और वहीं मैं जानने आया हूँ कि वो कौन थी। बेटा, मुझे सच में नहीं पता कि वो कौन थी। पंडित की बात सुन श्यामू को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से पंडित से कहा, देखिए पंडित जी, मुझे पता है कि आपको सब कुछ पता है और वही रात छुपाने के लिए मेरे पिताजी आपको हर महीने पैसे देते हैं, तो झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप मुझे सब कुछ सच सच बता दीजिए, और जो औरत कल मुझे दिखी थी उसका मुझसे और मेरे परिवार से क्या संबंध है, मुझे सब जानना है। पंडित ने देखा कि अब झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है, उसका भांडा फूट चुका है। पंडित ने कहा, ठीक है, मैं तुमको उस औरत और तुम्हारे पिता के राज के बारे में बताता हूँ। अभी कुछ महीने पहले की बात है। तुम्हारी दादी माँ ने मरने से पहले अपनी सारी संपत्ति का बंटवारा तुम्हारे पिता और बुआ कमला में आधी आधी बांट दी थी। बेटा रामलाल और कमला, मैंने तुम दोनों के नाम आधी आधी संपत्ति कर दी है।
तुम दोनों अपना अपना हिस्सा ले लेना। उसके कुछ दिन बाद तुम्हारी दादी चल बसी। कमला ने रामलाल से कहा, भैया, मुझे अभी संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। जब मुझे जरूरत होगी मैं लेने आ जाऊंगी। इसे आप अपने पास संभाल कर रखो। इतना बोलकर कमला ने अपने हिस्से वाली संपत्ति के दस्तावेज रामलाल को दे दिया और अपने ससुराल चली है। लेकिन रामलाल इस बंटवारे से खुश नहीं था। उसको लगा था सारी संपत्ति उसे ही मिलेगी। फिर एक दिन भारी बारिश में कमला रामलाल के पास आई। उसने रामलाल से कहा, भैया, मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है और उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। आप मुझे मेरे हिस्से की संपत्ति दे दीजिए। लेकिन रामलाल कमला को कोई संपत्ति नहीं देना चाहता था। उसके मन में लालच आ गया था। बहन, वो मैंने दस्तावेज कहीं रखा था। उसके बाद मैंने खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं मिला। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे आप 1,00,000 रुपए दे दीजिए। क्या 1,00,000 रुपए? बहन, 1,00,000 रुपए तो दूर की बात, मेरे पास तो 10,000 रुपए भी नहीं है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अपने भैया की बात सुन कमला को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से कहा, भैया देखिए, मुझे आपसे कोई संपत्ति नहीं चाहिए। मुझे बस 1,00,000 दे दो। मैंने समय पे पैसे नहीं दिए तो मेरे पति की जान चली जाएगी। और अगर आपने पैसे नहीं दिए तो मैं मुखिया के पास जाऊंगी और गांव वालों को बताऊंगी आपने मेरी संपत्ति हड़प ली। इतना बोलकर कमला वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ी ही थी कि रामलाल ने एक मोटे लकड़ी से उसके सर पर मारा, जिससे कि वो नीचे गिर गई। है भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? रामलाल ने उसे इतनी जोर से मारा था कि उसकी तुरंत मौत हो गई। जब तुम्हारी माँ को ये सब पता लगी तो वो भी बहुत दुखी हुई। लेकिन अपने पति को बचाने के लिए उसने आधी रात को एक ऑटो बुलाई और उसे मुंह मांगी कीमत देकर गांव के बाहर ले गई और उसे जला दिया। रामलाल और सरला खुश थे कि मुसीबत खत्म हुई, लेकिन नहीं। अगली सुबह उनको खबर मिली कि उस ऑटो वाले का किसी ने खून कर दिया। घबराकर तुम्हारे माता पिता मेरे पास आए और मुझसे मदद मांगी, जिसका मैंने फायदा उठाया। पैसे लेकर मुझे मंत्रों से पता चला कि कमला चुड़ैल बन गई है और बदला लेना चाहती है। उसकी शक्तियों को मैंने अपने मंत्रों से बांध दिया है, लेकिन वह दिन प्रतिदिन बदले की आग में और शक्तिशाली होती जा रही। तुम्हारे घर वालों की कब तक मदद कर पाऊंगा पता नहीं। श्यामू अपने माँ और पिता की सच्चाई जानकर बहुत दुखी हुआ। उसने पंडित से कहा, पंडित जी, क्या मेरी बुआ की आत्मा को शांत करने का कोई उपाय नहीं है क्या, जिससे मेरे पिता की जान बच पाए? नहीं, जितनी कोशिश कर सकते थे वो कर लिया। आत्मा बदले की आग में बहुत भड़की हुई है। उसकी आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब उसकी अंतिम इच्छा पूरी होगी। पंडित जी के मुंह से नहीं शब्द सुनकर श्यामू मायूस हो गया और वह पंडित के घर से लौट गया। श्यामू घर गया और चुपचाप घर के एक कोने में बैठ गया। वह पूरे दिन उदास ही बैठा था। रात को सबने खाना खाया और सब सोने चले गए। आधी रात का समय था, सब सो रहे थे। श्यामू भी सो चुका, लेकिन उसके कानों में किसी के रोने की धीमी धीमी आवाज आने लगी। वह उठकर बैठ गया। पक्का ये बुआ की आत्मा है, मुझे जाकर देखना चाहिए एक बार। वह लालटेन लेकर घर से निकल गया, लेकिन इस बार वह थोड़ा घबराया हुआ था। वह उसी पेड़ के पास पहुंचा, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था। वह इधर उधर देखने लगा, तभी उसके पीछे से आवाज आई, शनय बेटा, क्या तुम मुझे खोज रहे हो? वह घबराते हुए पीछे मुड़ा और बोला, हाँ कमला बुआ, मैं आपको ही खोजते हुए यहाँ आया हूँ। बुआ, क्या आप मेरे पिताजी को माफ नहीं कर सकते हो? यह सुन कमला को गुस्सा आ गया। उसने श्यामू को अपनी शक्तियों से हवा में उठाया और जमीन में पटक दिया और कहा, नहीं, कभी नहीं। उस लालची इंसान को मैं कभी माफ नहीं कर सकती। उससे तो मैं बदला लेकर ही रहूंगी। तुम्हें पता नहीं है क्या उन्होंने मेरे साथ क्या किया? उनकी बजाय से मेरे पति की जान चली गई और उन्होंने मुझे भी मार डाला। उसकी वजह से मेरा बेटा अनाथ हो गया। श्यामू ने थोड़ी हिम्मत करते हुए कहा, मुझे पता है कि मेरे पिताजी ने लालच में आकर आपके साथ बहुत बुरा किया। आप उनकी जगह मेरी जान ले लीजिए। तुम हमारे बीच में मत आओ, वरना मैं तुम्हारी भी जान ले लूंगी। इतना बोलकर श्यामू को कमला ने फिर से हवा में लटका दिया। तभी वहां रामलाल दौड़ता हुआ आया और जमीन में बैठकर गिड़गिड़ाने लगा, कमला, कमला, मेरे बेटे को छोड़ दो कमला।
जो सजा देनी है तुम मुझे दो, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। रामलाल को गिड़गिड़ाते देख कमला जोर जोर से हंसने लगी। आओ आओ भैया, बस आपका ही इंतजार था। अब आपको पता चला कि हमारे सामने कोई हमारा अपना इंसान मरता है तो कैसा लगता है? आपके लालच ने मेरी और मेरे पति दोनों की जान ली है। मैं अपने की पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, जिसके लिए मुझे मौत की सजा दी जाए वो भी कम है। तुम मुझे जो सजा देना चाहती हो दे दो, पर मेरे बेटे को छोड़ दो, उसकी तो कोई गलती भी नहीं है। इतना बोलकर रामलाल रोने लगा। अपने भाई को गिड़गिड़ाते देख और उसने जो किया उसके लिए पछताता देख कमला पिघल गई। उसने श्यामू को नीचे उतारा और रामलाल से बोली, भैया, मैं आपसे कोई बदला नहीं लेना चाहती थी। मैं आपको नहीं मारूंगी, पर क्या आप मेरा एक काम करेंगे? कमला की बात सुन श्यामू और रामलाल दोनों चौंक गए। रामलाल ने कहा, हाँ कमला, बिल्कुल करूँगा। तुम जो बोलोगी मैं करूँगा। मेरे और मेरे पति के मरने के बाद मेरा बेटा किशन अनाथ हो गया और उसके पास परिवार कहने के लिए कोई नहीं है। क्या आप उसकी देखभाल करेंगे? हाँ बहन, बिल्कुल करूँगा। मैं अपने बच्चों के साथ उसकी भी अच्छे से परवरिश करूँगा। ठीक है, यही मेरी अंतिम इच्छा थी। अब मेरे आत्मा को मुक्ति मिलेगी। अब मैं चलती हूँ। मेरे बेटे का ध्यान रखना। इतना बोलकर कमला गायब हो गई। उसके बाद रामलाल और श्यामू खुशी खुशी घर लौट आए। अगले दिन सुबह होते ही रामलाल अपनी बहन के ससुराल पहुंचा और किशन को लेकर अपने घर आ गया। किशन अब बहुत खुश था। अब वह अनाथ महसूस नहीं करता था। If you enjoyed this video, please like, comment and subscribe for more content. Thanks for watching.